इस बार देश में जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो हर बार की अपेक्षा ज्यादा रोचक थे। रोचक इसलिए कहा क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 बार सरकार बनने के बाद विपक्ष ने पूरी ताकत लगाई थी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को रोकने की। इसीलिए देश की सभी बड़ी पार्टियों ने एक अलायंस बनाया था जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे बड़े दल भी शामिल थे। और उसका ये परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीद की जा रही थी, जो बीजेपी के जो बड़े नेताओं ने जो टारगेट सेट किया था 400 प्लस वाला, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चूकी। तो हम चुनाव समीक्षा में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार लोगों की नजर में, जनता की नजर में वो क्या कारण थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने 400 के आंकड़े से चूकी। साथ में इस बार के चुनाव में वो क्या परिवर्तन पाते हैं अन्य की अपेक्षा। चुनाव समीक्षा में विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अचल सरोवर के सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी मंदिर के प्रमुख महंत योगी कौशलनाथ जी महाराज। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार, जय श्री राम। नाथ जी, हर बार आप चुनाव देखते हैं, एक लंबा अरसा हो गया। दूसरी बात यह है कि आप जो है ना आम जनता से बहुत ज्यादा कनेक्ट है। बहुत सारे श्रद्धालु और भक्त आपके पास आते हैं। समाज सेवा में भी आपका बड़ा योगदान रहता है, चाहे वो अचल सरोवर के सौंदर्यीकरण की बात हो या फिर अन्य प्रकरणों की। आप समाज के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं, तो समाज से आप बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। इस बार के चुनाव में आप क्या परिवर्तन देख पाते हैं अन्य चुनावों की अपेक्षा? ये जो चुनाव था, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो लड़े हैं, विकास के नारे पर लड़े हैं और सबका साथ सबका विकास, और पूरे विश्व में जो भारत की छवि उच्च होती जा रही है पिछले कुछ वर्षों में, तो निश्चित उनका यही उद्देश्य था। लेकिन ये बात जनता नहीं समझ पाई। जनता जातिवाद पर रही, जनता आज भी बंटवारे की राजनीति पर रही। जो और पार्टियां उन्होंने बंटवारे की राजनीति की, और जो हमारे प्रत्याशी रहे कुछ उनकी बहुत बड़ी कमी रही, वो उल्टे सीधे बयान देते रहे। उनके बयानों पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। जैसे कि अयोध्या के प्रत्याशी ललन सिंह जी, उन्होंने कहा कि हम 400 पार होती संविधान बदल देंगे, ऐसा कुछ वाकया हुआ। ऐसे चर्चा में थी, ऐसा चर्चा में उन्होंने कुछ छोटा कहा, बड़ा कहा, पता नहीं, लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि आसपास की सारी विधानसभा में जो हमारे दलित भाई हैं, ओबीसी भाई हैं, वो सच मान बैठे कि संविधान कोई नहीं बदल रहा, संविधान कोई नहीं बदल रहा। लेकिन किसी के कही हुई बात को इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया गया। उनको मुद्दा चाहिए तो मुद्दा मिल गया, विपक्ष ने इसको कैश कर लिया, मुद्दा बिल्कुल कैश कर लिया। तो और दूसरी बात आप देखेंगे, बड़े बड़े प्रत्याशी हार गए जी। आप देख रहे हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के जीते हों या कहीं और के जीते हों, कहीं कलाकार जीत रहे हैं, कहीं क्रिकेटर जीत रहे हैं, उनका राजनीति से क्या मतलब? वो क्या देश का, जनता का भला करेंगे? लेकिन केवल ध्रुवीकरण के नाम पर ये चुनाव हुए हैं, बंटवारे के नाम पे चुनाव हुए हैं, जो कि अच्छा संदेश नहीं है। देश विकास कर रहा है तो विकास के नाम पे वोट देना चाहिए था। अच्छा नाथ जी, हम अलीगढ़ की जो है सीट पर इस समय बैठे हुए हैं। अलीगढ़ पे ऊपर अगर हम नजर डालें तो हमने एक चीज देखी थी कि अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद सतीश गौतम चुनाव लड़ रहे थे। 2 बार से सांसद हैं, इस बार उनकी जो है तीसरी पारी थी। इस बार उनका अलीगढ़ में काफी विरोध भी हुआ था, काफी लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके अंत तक वो, हालांकि ऐसा लग रहा था काउंटिंग के समय कि वो शायद नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वो चुनाव जीते जी। जबकि दूसरी तरफ वहीं चौधरी विजेंद्र सिंह ने आरोप ये लगाया है कि जो है मतगणना में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो आप कितना सही मानते हैं इन आरोपों को कि मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं? चुनाव आयोग के ऊपर कई बार उंगलियां उठाई गई विपक्ष के द्वारा, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा है तो विजेंद्र सिंह जी पूर्व सांसद रह चुके हैं। अगर उन्हें गड़बड़ी लग रही थी तो अपनी पिटीशन फाइल करते, कानूनी जो प्रक्रिया है वो पूरी करते, और कानूनी प्रक्रिया अभी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन केवल मीडिया के सामने आरोप लगाना तो मुझे लगता है कि केवल राजनीति करना हुआ। अगर उन्हें ऐसा लग रहा था तो वो कानूनी कार्रवाई करने को स्वतंत्र हैं, अब भी कर सकते हैं, लेकिन आरोप मीडिया के सामने लगा, उनके सामने मतगणना जब वो आगे चल रहे हैं तब कोई आरोप नहीं है। तब सब कुछ ठीक है। अचानक से दूसरे पोल की वोटिंग हो गई, जहां वो पीछे चल रहे थे, आरोप लगने। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, उससे पहले चुनाव में ईवीएम का रोना रोते थे तब, अब क्यों नहीं रो रहे? अब ईवीएम पाक साफ हो गई क्या? हारता हुआ व्यक्ति हमेशा ईवीएम पे आरोप लगाता है। जब वो जीत रहा है तो निश्चित रूप से वो कहेगा कि ईवीएम भी ठीक है और कोई आरोप भी नहीं लगाएगा। नहीं, हारने वाला आरोप लगाता ही है। अगर है तो कानूनी प्रक्रिया, संविधान तो है, उसके तहत जो कार्रवाई है वो करिए। अच्छा, इस बार नाथ जी देखा गया कि भारत में और खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गई। क्या कारण पाते हैं आप? ये कारण ये जनता तक नहीं पहुंच पाना। हमारे जो प्रत्याशी हैं जगह जगह के, उनको जनता अगर नकार रही है तो जनता तक पहुंचना चाहिए था, उनकी समस्या सुननी चाहिए थी और सबको विश्वास में लेके चुनाव करना चाहिए था, मनमर्जी नहीं करनी चाहिए। दूसरा,
मैं ये कहूंगा कि सूबे में जो मुख्यमंत्री हैं 2 बार के बैठे हैं, उनकी भी कुछ नाराजगी थी कुछ प्रत्याशियों के प्रति, तो उनको भी अनदेखा किया गया। जो सूबे में स्वयं मुख्यमंत्री बनके बैठा है पार्टी का, तो उसकी बात सुननी चाहिए थी। और आप देख रहे हैं अयोध्या की सीट पे भी उन्होंने शायद मना ही किया था, तब भी ललन सिंह को कहीं ना कहीं मानते हैं आपके जो है मुख्यमंत्री योगी जी की अनदेखी। बिल्कुल, जिस चीज को जो संभाल रहा है उसका मानना चाहिए था, उसी के हिसाब से टिकट देते तो मुझे लगता है कि 70 सीट तो कहीं नहीं गई भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में। अयोध्या की अभी आपने बात की, अयोध्या में ऐसा भगवान श्री राम का जब भव्य मंदिर बना था, उसका चाहे वो शिलान्यास की बात रही हो या फिर मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहा हो, इतने बड़े व्यापक स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और ऐसा माना जा रहा था कि भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से लेकर आएगा। लेकिन चर्चा ये हुई कि अयोध्या सीट ही हार गई, हालांकि वो फैजाबाद सीट है। क्या मानते हैं इसे? मानने का सबसे बड़ा कारण है अयोध्या सीट पे जो प्रत्याशी, उनका बयान संविधान बदलने की बात, क्योंकि अयोध्या सीट के अलावा जो 5 विधानसभा वहाँ हैं, वहाँ पे हमारे ओबीसी भाई बहुत संख्या में, दलित भाई बहुत संख्या में, तो उनको डरा दिया गया। डराने का क्या कारण? उनको साथ लेना चाहिए। मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा सहयोगी उन लोगों का है। उन लोगों ने कितनी प्रताड़ना झेली है और आप उन्हें डरा रहे हैं। उन्हें साथ लेते तो निश्चित रूप से एक बड़े बहुमत से अयोध्या भी जीतते, पूरा प्रदेश भी जीतते, लेकिन वो गलत तरीके से इसको प्रचार प्रसार होने लग गया। वास्तव तो ये है कि अयोध्या तो हारे ही नहीं है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अयोध्या में तो शायद काफी वोटों से आगे है, विधानसभा में तो आगे, बाकी की विधानसभाओं में जो है पीछे। अच्छा, गठबंधन की सरकार फाइनली मोदी जी की बन चुकी है और कल शपथ ग्रहण समारोह भी बड़े भव्य आकर्षक तरीके से हुआ है। विपक्ष के भी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। गठबंधन की सरकार बनी है। आप क्या लगता है आपको, गठबंधन की ये सरकार क्या भारत में नया परिवर्तन लेकर आ पाएगी, या फिर कयास जो लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन की सरकार में गड़बड़ियां होती हैं तो कहीं खींचतान ना हो? ना, देखो, कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन की सरकार में कमियां होती हैं, निश्चित है कि होती हैं, लेकिन जिस मजबूती से उन्होंने शपथ ली है तो मुझे लगता है कि वो कार्य करेंगे। अब तक गठबंधन में उनके 241 हैं, ये भी आप देखिए कि बहुमत से थोड़ा सा वो थोड़े से पीछे, 272 से कुछ पीछे, 29 मत पीछे हैं और निर्दलीय भी हैं। अब आंकड़ा 300 से भी ऊपर जा चुका है। अगर एक आध दल छिटकता है तो सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो गठबंधन वाले सहयोगी भी समझ रहे हैं कि अगर एकमात्र हम गए तो हमारी ही बिल्कुल जो है कदर खत्म हो जाएगी। इससे तो सरकार में रहे और सब अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ये सरकार अगली बार बहुत बड़े बहुमत से आएगी। विपक्ष अब सिमटने वाला है, लेकिन मैं ये मानता हूँ इस बार विपक्ष की अच्छी सीट आई है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो मजबूत विपक्ष के रूप में देश के विकास में अग्रणी रहे तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, अच्छा मजबूत विपक्ष है तो देश के विकास में वो सहयोग करें सरकार का। गिलराज जी के महंत के रूप में आप जो है क्या मैसेज सरकार को देना चाहेंगे? यही सरकार को मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये चुनाव जो है जिस ध्रुवीकरण पे हुआ है, आप देखो, आप विकास की बात करते हैं लेकिन साथ ही साथ हिंदुत्व एवं विकास, इनको साथ लेकर चलिए तो आपकी सरकार कहीं नहीं जाने वाली। और हिंदुत्व के साथ ही शांति है, हिंदुत्व के साथ ही विकास है और देश का कल्याण भी हिंदुत्व में ही निहित है। बिल्कुल, तो जाहिर है कि महंत जी ने बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला और बड़ी बारीकी से, जैसा हम कह भी रहे थे कि महंत जी समाज सेवा में और भक्तों से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, चीजों को जानते हैं, बड़ी बारीकी से जानते हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और महंत जी ने जैसा कि हमें बताया है, सरकार निश्चित रूप से मजबूत है और आने वाले दिनों में विकास की सरकार सिद्ध होगी, ये जाहिर सी बात है। तो महंत जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।